पहले कांग्रेस ने सत्ता के लालच में आकर के भारत के साथ दुर्व्यवहार किया। भारत के साथ उन्होंने जितना जुल्म कर सकते थे, इट वॉज जस्ट लाइक ए ब्रिटिश फोर्स। कांग्रेस पार्टी एक्टेड एज ब्रिटिशर्स। केजरीवाल ने कहा था कि यमुना को बदल दूंगा, फिर केजरीवाल भी इसी में लग गया कि शराब बेचूंगा, पंजाब में जाके नशीली दवाइयाँ बेचूंगा, और भाजपा ने कहा कि ये गंदा इंसान आ गया सत्ता में, हमको लाओ। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जी की और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, तो इनकी सोच में क्या अंतर है? योगी जो है वो ऐसा पोज भी करते हैं कि वो आने वाले समय पे देश को भी लीडरशिप दे सकते हैं। तो भारत के नेता होने के नाते मुसलमानों में जाइए, उनको समझाइए कि भाई 2 बच्चे बहुत होते हैं, आप इससे ज़्यादा मत कीजिए। यूजीसी एक्ट क्या है? देश भर में SC ST OBC को लगे कि प्रधानमंत्री मोदी असल में उनका रहनुमा है। कांग्रेस इज न्यू मुस्लिम लीग एंड बीजेपी इज न्यू कांग्रेस। तो चूंकि उनको कांग्रेस बनना है, उनकी होड़ है, मोदी जी को नेहरू बनना है, बीजेपी को कांग्रेस बनाना है। अडानी है, इन्होंने देश की अधिकतर सीमेंट कंपनियां खरीद ली है। अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकर ने कहा था कि जाति समाप्त करने का प्रयास किया। अम्बेडकर ने तो आरक्षण का भी समर्थन नहीं किया था, कभी उससे कहा जाति कैसे खत्म करोगे, फार्मूला दो। तो उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के थ्रू करेंगे, तो अम्बेडकर ने कहा मुझे समझाओ इससे कैसे खत्म होगी। कांग्रेस कह रही है जातियों को गिनेंगे, लोगों को उनकी जात बताएंगे। ये कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी जात बताएंगे। पब्लिक में ये बात ना चली जाए कि कांग्रेस के कहने पे काम हो रहा था। भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद है, सरिस्का क्षेत्र, टाइगर रिजर्व और अरावली का मेन बिल्कुल सेंटर पॉइंट, वहाँ का सांसद जिसको बनाया था वनों की रक्षा के लिए, यानी रक्षक बनाया और भक्षक बन गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अगर आपको प्रवेश करना है तो स्त्रियों को साड़ी पहनना जरूरी है। तो राघव चड्ढा का उभरना और केजरीवाल का जेल से छूट जाना, ये सब बीजेपी के अलग अलग एजेंडा है। भारत की 300 बिलियन, चाइना की 300 बिलियन। 1980 जब इंदिरा गांधी दोबारा PM बनती है, और उससे पुराना पूरा चाइना भारत से बुरी हालत में। लादेन को मार रहे थे, तालिबान को मार रहे थे, सद्दाम को मार रहे थे, गद्दाफी को मार रहे थे। तो ये तो उनकी प्रथा है, अटैक करो। अब इधर क्या है कि बहाना ढूंढना होता है किसको मारे। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ है कि ऐसी शख्सियत जो शिक्षा, राजनीति और समाज के गहरे मुद्दे पर अपनी बेकाब राय रखने के लिए जानी जाती है। एक एजुकेटर, एनवायरमेंटलिस्ट और थिंकर डॉक्टर सुधांशु शर्मा जी। इस बातचीत में ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जो शायद हर भारतीय के मन में, लेकिन जवाब कम ही मिलते हैं। यूजीसी एक्ट से लेकर रिजर्वेशन तक और सोशल मीडिया से लेकर राजनीति की सच्चाई तक, देश के भविष्य से जुड़े बड़े सवाल। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये है सच का सामना। तो स्वागत करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सुधांशु शर्मा जी। सर स्वागत है आप अभय शर्मा टॉक शो में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, शानदार जी। मैंने आपके सारे बहुत सारी वीडियो देखे, आप पॉलिटिक्स और हमारी क्या कहते हैं प्रकृति के साथ आप तालमेल बहुत अच्छा लगता है। कि सर मैं बात करूं कि हमारी जो सरकार है अभी, जो है बीजेपी सरकार है, एक तरफ कह रही है कि आप पेड़ लगाएं और दूसरी तरफ एक आदेश दे देती है कि 100 फीट के मतलब जो पेड़ हैं उनको काट दिया है, जंगलों को काट दिया है। आप उसको कैसे नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक अपरिपक्वता और दूरदर्शिता वाली बात है। नेतृत्व को ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। अब हो क्या गया है कि गवर्नमेंट जो है, भले वो कांग्रेस हो भले बीजेपी हो, भारत की राजनीति मैसेज की राजनीति बन गई है, और ये अलग अलग ऑकेजन्स पे अलग अलग मैसेज देते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इनके मैसेज इनकी फ़िलॉसफी से, इनके एक्शन प्लान से मैच करे। मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं एक वृक्ष माँ के नाम, पूरे इंडिया को पता है, लगाएं, और अच्छी बात है, ये बात कहना बहुत अच्छी बात है। मोदी जी के बारे में था कि भाई अपनी माता जी का बड़ा सम्मान करते हैं। 40-50 बरस नहीं मिलने के बाद PM बनते, बार बार हर साल गए, फोटोज भेजी, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल। लोगों को
लगा कि माँ अगर बुजुर्ग है तो पुत्र को माँ का ध्यान रखना चाहिए, कर्तव्य बनता है। और उन्होंने आगे जाकर के ये भी कहा कि एक वृक्ष माँ के नाम लगाओ। लेकिन आपने देखा है कि एक्शन के अंदर भाजपा की जो सरकार है, खास तौर से मेरे यहाँ राजस्थान में, और आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। जी मतलब दोनों इंजन फेल है, 2 इंजन है, दोनों फेल है। और हो क्या गया है कि उनको यही नहीं पता कि वाकई अगर प्रकृति को इस तरह से डैमेज करेंगे तो जो कह रहे हैं कि भाई हम भारत की संस्कृति को बेहतर बनाना चाहते हैं, भारत की सामाजिकता को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा माहौल बना के देने वाले हो। आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी देख ही रहे हैं, बिल्कुल। कितना ब्रूटली इन लोगों ने क्लाइमेट को डैमेज किया है। बेमौसम बरसात आ रही है, बेमौसम बर्फबारी हो रही है, बेमौसम जो है वो अंधड़ चलते हैं, फसलों को कितना डैमेज है, इकोनॉमी को कितना डैमेज है। ये एक ही वर्ड में कह सकता हूँ, अदूरदर्शिता और अपरिपक्वता। इसी की वजह से ये हालात हो रहे हैं। हमारी जो जनरेशन आने वाली, उसको ऑक्सीजन की कमी होगी अगर इस तरीके से जंगल कटे या ये सब होगा तो? निश्चित तौर पर जो हालात हैं, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, एक ब्रिटिश एनवायरमेंटलिस्ट जिसने क्लेम किया कि उसने कलकत्ता से और बनारस और हरिद्वार नदी से यात्रा की, रिवर्स आया हो, और उसने बनारस के जो हालात बताए और कानपुर के जो हालात बताए, और उसने जो बताया कि गंगा नदी के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। गंगा नदी, देखिए पानी के अंदर तो ऑक्सीजन होता ही है, और पानी में जब ऑक्सीजन होता है तभी तो पानी के अंदर मछलियाँ या दूसरे जीव जंतु रहेंगे। और ये बेसिकली होता क्या है कि इकोलॉजी एक ऐसी चीज है, सबको सबकी जरूरत है। आप ये देखिएगा कि हमारे शरीर को अच्छे बैक्टीरियाज की जरूरत है। अगर बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर नहीं होंगे तो मेरे भोजन का पाचन नहीं होगा। तो यानी कि बैक्टीरिया का भी रहना जरूरी है, दूसरी चिड़ियाओं का, पानी में रहने वाले जीवों का, शैवाल, कवक, हर तरह के जीव जंतुओं का रहना जरूरी है, और इन सब की जिंदगी के लिए ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब गंगा नदी के अंदर ये ऐसी बात चल रही है कि गंगा जमुना में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से गिर रही है, इसकी वजह से वहाँ पर जो इकोसिस्टम था, जिस तरह के वहाँ पे बैक्टीरियाज थे जो पानी को ज़्यादा शुद्ध रखते थे, वो मर गए, जिसकी वजह से ऐसे वहाँ पे शैवाल और कवक थे जो ऑक्सीजन को जन्म दे रहे थे, वो मर गए। अब वहाँ मछलियाँ मर रही हैं, और उसके अंदर पानी, आपको ध्यान हो, पहले एक सिस्टम था, आप गंगा जी जाते थे, हम राजस्थान के लोग, तो हमारे परिवार के लोग कहते थे कि हमारे लिए गंगा जल ले आना, और हम गंगा जल लेकर आते थे बर्तनों में, और वो बर्तन जो है डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे लोगों को, और इवेंट्स होते थे गंगोज नाम से, जो लोगों को खाना खिलाते थे बुला करके, और गंगा जल देते थे कि हम देखो गंगा जल लेकर आए। आज हालत ये हो गई कि गंगा में ऑक्सीजन कम हो गई है। वो जो पानी पहले कहते थे कि कभी पानी खराब ही नहीं होगा, आप घर ले जाओ, 1 साल रख लो, 6 महीना रख लो, इट विल इंटैक्ट, बट ऐसा नहीं है। अभी नई जो जांच आ रही है वो कह रही है कि गंगा जल के अंदर ऑक्सीजन इतना कम हो गया है कि खत्म हो रहा है, पानी खराब हो रहा है। अब पानी में बदबू आ सकती है, अब पानी जो है सड़ सकता है। और ये स्थिति मैंने स्पेशली गंगा पर इतना अब इसलिए बोल दिया है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी बनारस के सांसद हैं, राजस्थान की जो बात करते हैं, तो देखिए अभी जो ये कारपोरेट्स को सपोर्ट करने के लिए, कारपोरेट्स को बेनिफिट करने के लिए जो डिसीजन आया था अरावली को लेकर के, अरावली पर मैंने खास तौर से खुद ने मेरी GIS टीम के साथ एक स्टडी करी। इन्होंने कहा, परिभाषा ये कह रहे हैं कि 100 मीटर तक का जो पर्वत है वो पर्वत ही नहीं है। तो अरावली पर मैं खास तौर से ये बात बताना चाहूंगा कि पहली बात तो अरावली पूरी पृथ्वी का सबसे पुराना पर्वत है। हाँ, इसके समकालीन और भी पर्वत होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे पर्वत नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जब धरती बन रही थी
तो इसको आपको प्रक्रिया को समझना होगा। धरती बन रही है, धरती एक आग का गोला है और वो आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और वो किसी किसी बिंदु पर ठंडा हो गया और कहीं पर अभी भी आग बरस रही है। तो जिन बिंदुओं पे ठंडा हो गया उन बिंदुओं को कहते हैं क्रेटॉन। और जो राजस्थान की जो प्लेट है, खास तौर से जो वर्तमान भारत भूमि है, इसमें राजस्थान की प्लेट, बुंदेलखंड की प्लेट, आपके दक्षिणी भारत में जो बंगलौर और उसके आसपास का जो प्लेट्यू के नीचे वाला एरिया है, वो वाली प्लेट जिसको इंडियन प्लेट कह सकते हैं, ये प्लेट्स बन गई पहले ये इन बिंदुओं पर धरती का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि वो आग का गोला बाद में जाके सॉलिड हो रहा है। तो ये वो वाले हिस्से हैं जो कि पहले सॉलिड हो गए और यहाँ पे जमीन बन गई। दुनिया भर में आप सोचिए कि गैस और आग है या द्रव्य है और यहाँ सॉलिड हो गया। और बुंदेलखंड की जो प्लेट है और जो मारवाड़ की प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराती है और जब दोनों टकराती हैं उससे पर्वत बनता है और ये पर्वत का नाम है अरावली। ये कुछ ऐसा है जब हाल में कुछ मिलियन साल पहले पूरे भारत की प्लेट दक्षिणी ध्रुव से चल के ऊपर आई बहती हुई, और वो एशिया की जो प्लेट है जिसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, एशिया एंड यूरोप, यूरेशियन प्लेट, उससे आके टकराती है और टकराने से हिमालय बनता है। तो जैसे एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय बना, ऐसे ही बुंदेलखंड प्लेट और मारवाड़ प्लेट के टकराने से अरावली बना। और ये बहुत पुरानी घटना है। ये घटना पृथ्वी का जो निर्माण कहते हैं कि 4.5 अरब साल पुराना है और ये जो घटना है ये 3 अरब साल पुरानी है। तो ये पर्वत ऐसा तब बना और इस पर्वत की जो हाइट है उस जमाने में जियोलॉजिकली कहते हैं कि ये पर्वत करीब 20 किलोमीटर ऊंचा रहा होगा या उससे भी ज्यादा, हिमालय से दुगनी हाइट का होगा उस समय पर। फिर वक्त के साथ समय बीतता गया, अब 3 अरब साल धीरे धीरे करके ये कम होता गया क्योंकि हवाएं चलती हैं, ये समुंदर का इम्पैक्ट आता है, इसको बोलते हैं वेदरिंग। ये चीज होती है वेदरिंग। वेदरिंग में धीरे धीरे जो वो भूमि है उसमें इम्पैक्ट आता है और वो गलने लगती है, खत्म होने लगती है। तो 3 गीगा ईयर पुरानी पर्वतमाला आज कमजोर होते होते ऑन एन एवरेज 200 मीटर की रह गई। जो 20 किलोमीटर की थी अभी वो 1 किलोमीटर की भी नहीं है। इसका जो अधिकतम जो पीक है वो माउंट आबू में 1.7 मीटर पर है, गुरु शिखर जिसको बोलते हैं, वो 1.7 मीटर है, हाईएस्ट है वो। बाकी पूरा जो पर्वत माला है ये है ही 200-300 मीटर ऊंची मैक्सिमम। अब अगर आप कह रहे हो कि 100 मीटर तो हम मानेंगे ही नहीं, पर्वत ही नहीं है, यानी कि आप इसकी जड़ों को काट देना चाहते हो। हमने GIS स्टडी में पता लगाया तो निकला कि अगर ये बात मान ली गई 32% अरावली खत्म हो जाएगा। जबकि जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री थे, अब आप देखिए मजे की बात, वन और पर्यावरण मंत्री का डिपार्टमेंट है जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ। वो कह रहा है कि पहाड़ को काट दूंगा विकास के लिए। भाई वो विकास मिनिस्टर नहीं है, वो है वन और पर्यावरण मंत्री। और मेरे लिए तो दुख की बात है कि राजस्थान का है। राजस्थान में ये भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद है, सरिस्का क्षेत्र, टाइगर रिजर्व और अरावली का मेन बिल्कुल सेंटर पॉइंट, वहां का सांसद जिसको बनाया था वनों की रक्षा के लिए, यानी रक्षक बनाया और भक्षक बन गया। और वो कह रहे हैं कि इससे 2% अरावली डैमेज होगी। तो देखिए वैसे तो अगर किसी भी व्यक्ति का 2% शरीर काट दो, सिर्फ मेरा नाखून भी अगर थोड़ा सा टूट जाएगा ना, तो आप सोचिए दर्द से कितना कराऊंगा। बिल्कुल। और 2% मेरी शरीर में से 2% ये उंगली शायद निकल जाएगी। इसको कह रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं 2%, लेकिन जांच में आया 32%।
और हमने चैलेंज किया। ये तो बाद में सरकार ने जब पता लगा कि पूरा देश के अंदर इनकी कलई खुल गई है और इनका असली रूप नजर आ गया है, किसी ढंग से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया। तभी विंटर वैकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकी हेल्प करने के लिए संज्ञान लिया कि हम लोग सुओ मोटो इसको सुनना चाहते हैं, और बाद में इसको स्टे किया। अभी फ्यूचर में क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मतलब अब देखिए ये पॉलिटिकल इशू है कि जो अडानी है इन्होंने देश की अधिकतर सीमेंट कंपनियां खरीद ली है, और सीमेंट को चाहिए लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से सीमेंट बनती है, तो लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में राजस्थान में मिलता है, अरावलीज में मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो लाइमस्टोन, जो कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 100 मीटर नीचे वाले जो पर्वत है उन्हीं में मिलता है, ये उसको अपने सीमेंट फैक्ट्री को चलाने के लिए वो माल लेना चाहते हैं। और जो सबसे बुजुर्ग पर्वत है जिसको बचाने के लिए तो होना चाहिए भी सबसे बुजुर्ग आदिकाल का, ये कह रहे हम सनातन धर्म के रक्षक हैं, वो पर्वत सनातन है, सबसे पुराना पर्वत। जितना रक्षा कर सके उसकी रक्षा करो। घर के बुजुर्ग की रक्षा करनी होती है, या बूढ़ा हो गया तो उसको मार देना होता है। तो ये तो उस संस्कृति के लोग हैं, कह रहे हैं कि हम संस्कृति की रक्षा करेंगे, बुजुर्गों की हत्या करने की कोशिश। इससे बुरा और क्या दृश्य हो सकता है। आपकी नज़र में आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए ये काफ़ी विकट प्रश्न है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सही आंसर दे सकता है। जी। क्योंकि एक बहुत पुराना एक वो है, मुंडे मुंडे मते भिन्ना, एक लोकोक्ति है, और इसका मतलब है कि हर एक आदमी का अलग मत है। मुंडे मुंडे, लाइक मेरी मुंडी और आपकी मुंडी, मुंडे मुंडे मते भिन्ना, मत अलग अलग है। तो भारत का एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड कंट्री है। भारत में इतनी जातियां, इतने धर्म, इतने क्षेत्र हैं, और सभी की डिमांड अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरीके से इसको हम ये कह दें कि भाई ये वाले मुद्दे को सही कर दो तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये पूरे के पूरे एक बड़े मिशन की जरूरत है। जैसे आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जान की बाजी की परवाह ना करके करीब 100 साल संघर्ष किया है। आज़ादी के बाद भारत को बनाने पर 100 साल खर्च किए जाने थे, तब भारत अपने पुराने गौरव को भी प्राप्त कर सकता था और वास्तव में विश्व गुरु बन सकता था। मतलब अभी जरूरत नहीं है वैसे विश्व गुरु बनने की, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक मानवता को सही राह दिखाने वाला मुल्क बन सकता था। लेकिन पहले कांग्रेस ने सत्ता के लालच में आकर के भारत के साथ दुर्व्यवहार किया। भारत के साथ उन्होंने जितना जुल्म कर सकते थे, इट वॉज जस्ट लाइक ए ब्रिटिश फोर्स। कांग्रेस पार्टी एक्टेड एज ब्रिटिशर्स। और अभी शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस को गालियां बकते बकते उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी जैसा बनना है। उनका ड्रीम बन गया कि आगे जाके कांग्रेस बनेंगे बड़े होकर के। होता ना कि अभी मैं बच्चा हूँ, बड़ा हुआ तो वही क्या बनेगा, बोले बड़ा होकर कांग्रेस बनूंगा। तो जैसे मोदी जी को ड्रीम है कि मैं बड़ा होकर नेहरू बनूंगा, ऐसे पूरी भाजपा को ड्रीम है कि बड़े होकर कांग्रेस बनेंगे। तो आप देखिए जो जो गलतियां, जो जो दुर्व्यवहार राष्ट्र के साथ कांग्रेस पार्टी ने पिछले 60 सालों में किया, वो 14 सालों में, 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। वो सब चीज़ें एज इट इज़ है। एक भी समस्या अगर पिछले सालों में, अब कहने में कह लो कि भाई ये दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, देखिए ये एक अविरल पथ है। हमारी आबादी ज़्यादा है, और आप सोचिएगा कि जब 140 करोड़ लोग, आपको पता है अगर आप काउंटिंग करेंगे भी सबसे ज़्यादा बीड़ी पीने वाले लोग दुनिया में कहाँ हैं, तो भारत होगा। सबसे ज़्यादा छींकने वाले लोग कहाँ हैं, भारत, तो भारत होएगा। सबसे ज़्यादा दाढ़ी वाले लोग कहाँ हैं, तो भारत होएगा, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है।
तो अब ये कहना कि भाई अर्थव्यवस्था में टॉप पर आ गए, भाई आप सबसे ज्यादा लोग हो, आपके लोग 2 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, आपकी जो औसत आमदनी है वो 2 लाख रुपए सालाना है, जो कि कमजोर से कमजोर छोटे छोटे मुल्क भूटान उनकी भी इससे ज्यादा है, जो जिसको लेके हम हमेशा ही मजाक उड़ाते हैं, हम बांग्लादेश को बोलते हैं भूखे बंगाली, उनकी भी इससे ज्यादा आमदनी है। और अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं हम उससे मुकाबला कर रहे हैं, कई जगह तो वो हमसे जीत रहे हैं औसत आमदनी में। तो अब आप ही कह रहे हो कि हमारी अर्थव्यवस्था 4th पर आ गई है, तो दे आर लाइक एवरी सेक्टर ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर की बात करें तो देयर इज ए पोटेंशियल। अब ये बात सच है कि भारत दुनिया में हर चीज के उत्पादन में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर है, ये सच है। तो इसमें आप गर्व से सीना चौड़ा कर सकते हो कि भाई हम लोग जो है सरसों उत्पादन में इतना कर रहे हैं। भाई साहब आपको ये देखना होगा कि नीदरलैंड वेरी स्मॉल कंट्री, जिन जगहों पर जैसे दलहन में नीदरलैंड 4th नंबर पर है। नीदरलैंड का जो एरिया है जयपुर जिले से थोड़ा सा बड़ा है, और अगर वो दुनिया में 4थे नंबर पे पैदा कर रही है और आप कह रहे हो हम पहले नंबर पे कर रहे हैं और हम जीत गए, भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भारत के पास है। इतनी प्लेन लैंड, आपकी पंजाब दोआब जो है, इतना प्लेन लैंड जहाँ पे पंजाब हरियाणा नॉर्थ राजस्थान पूरा यूपी बिहार बंगाल, ये आपके कुछ झारखंड के एरियाज मध्य प्रदेश के एरियाज, ये सबसे बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है वर्ल्ड का। इतना बड़ा कहीं एरिया ही नहीं है जहाँ पे फसल हो सकती हो पूरी दुनिया में। अमेरिका में भी भारत से कम लैंड है एग्रीकल्चर करने के लिए, चाइना में भी। तो अब भारत के पास सबसे बड़ी जमीन है। अब आप पैदा में कह रहे हो कि भाई हमारे पास में 100 पैदा कर लिया, उन्होंने 99 किया। भाई उन्होंने इतनी सी जमीन पे 99 कर दिया, तो हमारे 999 होने चाहिए। तो इफ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, तो देखिए वी आर फेल। रोजगार का सेक्टर देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाइना से पूरी दुनिया चाहती है विड्रॉ कर ले और भारत में आ जाए। और अभी बातें चली हैं बहुत ज़्यादा, जब अमेरिका और चीन के बीच में विवाद आया तो दुनिया भर की कंपनियों ने रास्ता ढूंढा कि अब भारत में बना ले फैक्ट्री। भारत के कानून ऐसे नहीं है, भारत की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तमिलनाडु में आई है। लेकिन अब बाकी राज्यों की बात करें, खासतौर से नॉर्थ जो राज्य है, जो भारतीय जनता पार्टी का वो है लाइक मजबूत गढ़, राजस्थान में कोई किसी तरह का इन्वेस्टमेंट या कि आपके उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में बाई चांस नोएडा टच है दिल्ली के साथ, तो वहाँ इंडस्ट्रीज आती हैं या विदेशी कंपनी आती हैं क्योंकि राजधानी में उनको आना होता है। उसी को अगर आप अपने क्रेडिट पर डाल लो तो बात अलग है। वरना तो आप देखिएगा कि जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें कहीं नज़र नहीं आता कि कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री आएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगी, तो जॉब सीन चेंज होएगा। वो भी हमारे वीक है। अब क्या ही कहें सर, इस तरह के रील्स में देखता हूँ इंस्टाग्राम पर, दुनिया भर में लोग सवाल पूछते हैं कि दुनिया का सबसे डर्टी कंट्री कौन सी है, और इस सवाल का जवाब बहुत ऐसे लोग आंसर देते हैं इंडिया। दुनिया की सबसे बदबूदार कंट्री कौन सी है, इसके रील्स मैंने देखी हैं और पब्लिक बोल रही होती है इंडिया। और ये गलत रील्स नहीं है। भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदगी है। हम लोग कल्चर को चेंज नहीं कर पाए। कांग्रेस का तो एजेंडा सभी को पता है कि करप्शन था, परिवारवाद था, वंशवाद था, और कांग्रेस तो अपने आप को ब्रिटिश रिजीम का उत्तराधिकारी मानकर काम कर रही थी। लेकिन इन्होंने तो ये कहा था कि हम नया भारत बनाएंगे, हम भारत के पुराने गौरव को लौटाएंगे, हम असली भारत बनाएंगे। तो असली भारत की संस्कृति, आप बताइए कि जयपुर सबसे गंदा शहर, आगरा सबसे गंदा शहर, बनारस सबसे गंदा शहर, लखनऊ सबसे गंदा शहर, कानपुर सबसे गंदगी में होड़ है। सर्वे जो आता है इनका कि स्वच्छता सर्वे कि ये वाला शहर सबसे साफ है। भाई साहब सर्वे करो सबसे गंदा कौन सा है, सारे जीतेंगे।
किसी की हारी नहीं होगी, क्योंकि कहीं कुछ सफाई का भी नाम है ना तो वो केवल दिखावे के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। मुंबई सबसे गंदा शहर, बेंगलोर, कहीं ट्रैफिक का इंतजाम नहीं पूरे देश के अंदर। 75 सालों में कोई भी गवर्नमेंट आई हो, सब सरकारें फेल है। पूरी दुनिया ने अपने ट्रैफिक को चेंज कर लिया। छोटे छोटे मुल्क, आप यूरोप की बात छोड़िए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि जो भारत, वो भी भारत की टुकड़ा है, इनको छोड़ दीजिए। आप श्रीलंका जाइए, मैंने श्रीलंका विजिट किया, इतना साफ सुथरा और इतना प्यारा कंट्री। हो सकता है आर्थिक रूप से गरीब हो, उसको लॉस हो, बट सफाई करना तो जानते हैं। ट्रैफिक तो वहाँ पे बहुत अच्छा है। आप जाइएगा भूटान, आप भूटान देखिए चौंक जाएंगे, थिम्पू जो उनकी राजधानी है। आप बैंकॉक जाइए, आप देखेंगे ये एशियन कंट्री जो पिछले 20 सालों में भारत से बुरी हालत में थी, किस तरह से उन्होंने अपने आप को बदल लिया। और आप आंकड़े अगर देखेंगे चाइना और इंडिया के, 1980 में भारत और चाइना दोनों की जो इकोनॉमी है वो केवल 300 बिलियन है, दोनों की। भारत की 300 बिलियन, चाइना की 300 बिलियन। 1980 जब इंदिरा गांधी दोबारा पीएम बनती है, और उससे पुराना पूरा चाइना भारत से बुरी हालत में, कच्ची बस्तियां, गरीबी है, भूखमरी है, लूट खसोट है, भ्रष्टाचार है, भारत जैसा का जैसा, बिल्कुल ट्रू कॉपी ऑफ इंडिया। और 1990 में जाइए, ऑलमोस्ट इकोनॉमी इज द सेम, ऑलमोस्ट। लेकिन ये वो टाइम है जब चाइना ने रिफॉर्म किया। हमारी 400 बिलियन, उनकी 450 बिलियन इकोनॉमी, इतना सा डिफरेंस है, यानी कि 10%। लेकिन वो रिफॉर्म कर रहे हैं। हम 300 से 400 पे इसलिए आए कि आबादी बढ़ रही है, वो 300 से 450 पे आए, बट वो रिफॉर्म कर रहे हैं। और 2000 में आते ही सीन पलट गया। हमारी 500 बिलियन, उनकी 1 ट्रिलियन। आज 25 साल के बाद हम इस पर गाल बजा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है। भाई साहब, चाइना की 20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। चाइना रियली में अमेरिका को चैलेंज कर चुका है। चाइना दुनिया का सिरबोर मुल्क है, नंबर 1 कंट्री है चाइना। आप किसी हालत में चाइना को ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना नंबर 2 है। इट इज़ वेरी इक्वल टू अमेरिका। और पूरा चाइना बदल गया है। हमारी इकोनॉमी, आप कह रहे हैं हम 4 ट्रिलियन पे आ गए। भाई, ये टाइम पर आपके साथी लोग आपसे 5 गुना चले गए, तो आपका 4 ट्रिलियन लाना क्या बड़ी बात है। और आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 22 में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। अभी 4 है, 26 आ गया। 5 ट्रिलियन बनते बनते 29 आएगा। हमारी जो पेस है, गति बहुत स्लो है। सिंगापुर की बात कीजिए। सिंगापुर 1965 में दुनिया का सबसे करप्ट, सबसे गरीब, सबसे थका हुआ और सबसे गंदा मुल्क था। अब वीडियो देखिए, आप लिखिएगा सिंगापुर 1960, आप कहोगे भारत इससे अच्छा है। आज आप सिंगापुर को देखिए, उन्होंने बदलाव किया, उन्होंने चेंज किया। उनको ये नहीं था कि रील राजा नहीं बनना, उनके प्रधानमंत्रियों को, उनके राष्ट्रपतियों को रील का राजा नहीं बनना था। उनको वीआईपी नहीं बनना था। उनको अपने कारपोरेट दोस्तों को फायदा नहीं पहुंचाना था। उनको जुमले कह करके लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना था। उन्होंने सिंगापुर को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में तब्दील कर दिया। जॉर्जिया, दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुल्क, सड़क के ऊपर गाड़ी पार करने पर भी रिश्वत देनी पड़ती थी। जॉर्जिया की पुलिस दुनिया की सबसे करप्ट पुलिस थी।
जॉर्जिया के लोगों ने जब देखा कि हम दुनिया के सबसे गंदे मुल्क हैं, लोग हमसे हेट करते हैं, जैसे भारत के लिए कह रहे हैं कि सबसे करप्ट इंडिया, सबसे गंदा इंडिया, सबसे बदबूदार इंडिया, ऐसे जॉर्जिया भी था। उन्होंने कमीशन बनाया, एक मिशन बनाया उन्होंने, पहले दुनिया भर को देखो कि कैसे बदलते हैं, और फिर उन्होंने अपने देश पे लागू किया कि भैया 5 बरस में बदल दो। आज जॉर्जिया यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह से एक खूबसूरत, सुंदर, शानदार, बिना करप्शन वाला, करप्शन लेस कंट्री बन गया। तो जब जॉर्जिया में करप्शन खत्म हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? यानी आप लोग कहते हैं भारत बहुत बड़ा है, भाई मानते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन अकेला तमिलनाडु जॉर्जिया की तरह ईमानदार बन जाए, अकेला कर्नाटका बन जाए, अकेला केरला बन जाए, अकेला राजस्थान बन जाए, वाई वी आर कंसिडरिंग इंडिया 140 बिलियन कंट्री, जो 8-8, 5-5 करोड़ के राज्य हैं, वहां पे अगर सुधार आता है तो सामूहिक रूप से पूरा भारत इंप्रूव करेगा। तो देखने की दृष्टि है, हमारे को ये सिखाया गया है कि इतना बड़ा मुल्क है, साफ कैसे करें। भाई साफ करने का जो काम है वो नगर निगम और नगर पालिका के पास है, और हर जगह का अलग नगर निगम, अलग नगर पालिका है। यूरोप भी तो अलग अलग साफ करके साफ हुआ है। टेम्स नदी, लंदन जिस नदी के ऊपर बसा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध तक उसको बदबूदार नदी के तौर पे जाना जाता था। लोग बदबू से मर रहे थे, लोगों में हैजा और कॉलेरा फैल रहा था। पूरी जो वो है वेस्ट, वो वेस्ट उस नदी में जा रहा था, घरों का वेस्ट, पॉटी और ये इस तरह की चीजें, उसकी वजह से वो खत्म हो गया टेम्स नदी। अब उनके देश की सरकार ने समझा, उनके लिए टेम्स मां नहीं है, उनके लिए टेम्स देवी नहीं है, उनके लिए वो एक नदी थी, उन्होंने उसको क्लीन कर दिया। आप जाके देखिए टेम्स, इट इज जस्ट लाइक, मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगा बिस्लरी का पानी है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी साफ सुथरी नदी है। गंगा तो हमारी माँ है, गंगा तो देवी है, गंगा तो डिवाइन रिवर है, और भारत हिंदू सरकार है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू हृदय सम्राट है। गंगा के ऊपर कितना आप बदलाव देखते हैं। आप देखिए, मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा कि भाई इतना बुरी हालत में गंगा है, कांग्रेस ने 60 साल में खत्म कर दिया। अभी 12 सालों में क्या हो गया? 20,000 करोड़ रुपया गंगा नदी की सफाई को लेकर के, और सरकार ने बजट बनाया। ये 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया किसी को नहीं पता, कहाँ पे खर्च हुआ। 2 बिलियन 3 बिलियन आपने एक रिवर की क्लीनिंग प्रोजेक्ट पे डाला, और वो कंज्यूम भी हो गया, लेकिन नदी वहाँ की वहाँ। आपको ध्यान है यमुना नदी दिल्ली में, इन्होंने कहा कि केजरीवाल गंदा घटिया इंसान है, और केजरीवाल ने कहा था कि यमुना को बदल दूंगा। फिर केजरीवाल भी इसी में लग गया कि शराब बेचूंगा, पंजाब में जाके नशीली दवाइयाँ बेचूंगा, और भाजपा ने कहा कि ये गंदा इंसान आ गया सत्ता में, हमको लाओ, हम बताएंगे यमुना नदी कैसे साफ करते हैं। झूठे वीडियो दिए कि गंगा साफ कर दी, पब्लिक बेवकूफ़ बन गई और लेके आ गई। अभी उनकी जो वो है मुख्यमंत्री, उनके इतने मीम्स बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। वो कह रही है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको हम पानी के छिड़काव से ख़त्म कर देंगे। वो प्रदूषण को ही कह रही है कि टेम्परेचर है। उन्होंने कहा कि टेम्परेचर है, पानी डाल के ठंडा कर रहे हैं। बुखार हो गया आपको, जैसे पानी डालते हैं ठंडा हो जाता है, ऐसे ही प्रदूषण पे पानी डाल के ठंडा कर देंगे। तो पता नहीं ये लोग कौन है, ये लोग कैसे सोचते हैं। और मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो ढूंढ ढूंढ के नमूने आइडेंटिफाई कर लेता है। हर राज्य में एक नमूने को लीड करने के लिए देते हैं कि तुम करो। कोई आदमी का व्यक्तित्व ना बन जाए, कोई आदमी लीडर ना हो जाए, और
सिस्टम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चलाना चाहते हैं। आपका जो सवाल था बिगेस्ट प्रॉब्लम, उसका आंसर दे रहा हूँ। जी। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी was designed by Britishers to control India, to control pace of growth of India, कि भारत विकास ना कर जाए, भारत ऊपर ना उठ जाए। तो भारत को दबा के रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया ब्यूरोक्रेसी, कि एक आईएएस होगा, उसके ऐसा होगा, ऐसा। वो उनके आईएएस आते थे दिल्ली, वहाँ से, लंदन से। और आपको ध्यान होगा भारत की आबादी थी उस समय पे 33 करोड़, और अंग्रेज तो यहाँ रहते थे 1 लाख। वो 1 लाख लोग इतने कम है 33 करोड़ में। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक किस्सा सुनाया था जी। कि जब प्लासी की लड़ाई खत्म हुई और लॉर्ड क्लाइव जब तत्कालीन कलकत्ता शहर में, कलकत्ता बाद में बना है, जो भी शहर था, मुर्शिदाबाद शहर, जब वहां पे एंटर हुआ तो रोड के दोनों तरफ 2 लाख लोग उसको देखने के लिए आए थे। वो 300 लोगों के साथ एंटर हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा कि वो 2 लाख लोग अगर एक एक कंकर फेंक देते, एक कंकर, तो वो 300 लोग वहीं मर के खत्म हो जाते और भारत कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं बनता। लेकिन वो 200 लोग अंदर एंटर कर रहे हैं और हमारे 2 लाख लोग दोनों तरफ खड़े होके सिर्फ उनको देख रहे हैं, दर्शक बने बैठे हैं। तो हम हमेशा दर्शक बने बैठे रहे। 1 लाख लोग, 1 लाख ब्रिटिशर्स, उन्होंने भारत के 33 करोड़ लोगों पे राज किया। तो उनका फार्मूला था ब्यूरोक्रेसी, कि ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम लागू कर देंगे, इससे भारत कभी अपने दम पर खड़ा नहीं हो सकता, कभी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और वो सिस्टम एज इट इज अडॉप्ट किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और प्रधानमंत्री मोदी डमी सीएम बना करके ब्यूरोक्रेसी के थ्रू गवर्नमेंट चला रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यूजीसी एक्ट क्या है? यूजीसी एक्ट ये नहीं है, इसका नाम यूजीसी एक्ट पॉपुलर हो गया है। यूजीसी एक्ट तो 1956 में आया था, जो देश भर में हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज बने, उसको बनाने के लिए एक एक्ट आया 1956 में, यूजीसी एक्ट। अभी रिसेंटली मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि बीजेपी इज न्यू कांग्रेस, कांग्रेस इज न्यू मुस्लिम लीग एंड बीजेपी इज न्यू कांग्रेस। तो चूंकि उनको कांग्रेस बनना है, उनकी होड़ है, मोदी जी को नेहरू बनना है, बीजेपी को कांग्रेस बनाना है। तो इस होड़ के अंदर कांग्रेस कह रही है कि जो कांग्रेस, इंदिरा गांधी, जब हम बच्चे थे, इंदिरा गांधी का नारा था ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। ये 1980, आई वॉज 12 ईयर ओल्ड। ये उनका मेन नारा था कि कोई जाति पाति नहीं होगी, हम सब एक हैं। वो इंदिरा गांधी का कोई पोता पड़पोता आजकल कांग्रेस का मालिक है, और वो कह रहा है कि जातियां गिनूंगा, जातियों को कंसोलिडेट करूंगा, जातियों के थ्रू राजनीति करूंगा, और जाति जिंदाबाद। एक तरफ कह रहा है मैं अम्बेडकरवादी हूं, अम्बेडकर ने कहा था कि जाति समाप्त करने का प्रयास कीजिए। अम्बेडकर ने तो आरक्षण का भी समर्थन नहीं किया था कभी। उससे कहा भाई जाति कैसे खत्म करोगे, फार्मूला दो। तो उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के थ्रू करेंगे। तो अम्बेडकर ने कहा मुझे समझाओ इससे कैसे खत्म होगी। एक डिस्कशन हुआ, अंत में हुआ कि 10 साल के लिए लागू करते हैं। अम्बेडकर जी चाहते थे भारत में जातियां समाप्त हो। अब ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। आजकल तो इस तरह की टी शर्ट पहन के भी आते हैं जिसमें अम्बेडकर जी का फोटो होता है। तो इन्होंने कहा जातियां गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे कौन किसकी कितनी जात है। एक पुरानी कहावत है कि तुम्हें तुम्हारी जात बताएंगे। अब क्या है कि भाजपा को चूंकि कांग्रेस बनना है, तो जो आज तक भाजपा कह रही थी कि भारत में जातियां होती ही नहीं है, भारत तो एक हिंदू राष्ट्र है, अब इन्होंने कहा नहीं भाई साहब हम भी जाति गिनेंगे। और आपको ध्यान है थोड़े दिन पहले इन्होंने जातिगत मतगणना इन्वॉल्व कर दी। यानी कि अभी क्लियर है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। जो कल तक कह रहे थे वी आर पार्टी विद डिफरेंस,
बीजेपी का नारा था पार्टी विद डिफरेंस। कांग्रेस कह रही है जातियों को गिनेंगे, लोगों को उनकी जात बताएंगे। ये कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी जात बताएंगे। पब्लिक में ये बात ना चली जाए कि कांग्रेस के कहने पे काम हो रहा था। हम कहेंगे कि हम तो उनसे डबल ट्रबल जातिवादी हैं। तब इन्होंने एक इश्यू खड़ा किया कि पब्लिक में इमेज कैसे जाए, मैसेज की राजनीति। मैंने इस पॉडकास्ट में शुरू में बोला मैसेज की तो बेसिकली जो ये यूजीसी का जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन इज ए मैसेज पॉलिटिक्स। दे आर नॉट ऑनेस्ट टू प्रोटेक्ट एनी एससी, एनी एसटी, एनी ओबीसी। उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर एससी पिटेगा कहीं पर, भाजपा को कोई लेना देना नहीं। एसटी पिटे या ओबीसी पिटे, नन ऑफ देयर बिजनेस। दे ओनली वांट टू फॉरवर्ड ए मैसेज कि राहुल गांधी इज नॉट रियल लीडर फॉर कास्टिज्म, नरेंद्र मोदी इज द रियल हीरो फॉर द कास्टिज्म। तो ये कास्टिज्म को भारत की जड़ों में और ज्यादा मजबूती से पैदा करने के लिए इन्होंने एक पासा फेंका, और ये पासा था कि हम प्रोटेक्टर हैं एससी, एसटी, ओबीसी के। इसीलिए जो भारत का संविधान कहता है कि कानून बराबर बनेगा सबके लिए, इक्वल। और ये सालों से कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में समान नागरिक संहिता लाएंगे। अब आज क्या कह रहे हैं कि नहीं, जनरल कम्युनिटी के साथ अलग डील करेंगे और ओबीसी एसटी से अलग डील करेंगे। तो जो समान नागरिक संहिता वाली पार्टी थी, जो 3 साल पहले कह रही थी कि जनसंख्या को कंट्रोल करने पे काम करेंगे, आपको याद होगा जी। 2019 में मोदी जी का नारा था कि इनको 4 बच्चे पैदा नहीं करने दूंगा। अभी इनका नया नारा है कि सब 4 बच्चे पैदा करो। यानी कि फिर कह रहा हूं, बीजेपी इज न्यू कांग्रेस। कांग्रेस कभी नहीं बोल सकती कि 4 बच्चे मत करो, क्योंकि उनको डर लगता है। तो देखिए, बहुत सारे मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवारजन जैसे हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं। कोई भी मुसलमान भी नहीं चाहता कि 4 बच्चे हों। सबको पता है कि गरीबी की वजह क्या है, क्योंकि मेडिकल सुविधा ही नहीं थी। कोई इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पता नहीं थे लोगों को। ये सबके साथ हुआ है। एक पूरी पीढ़ी है जिसको बोलते हैं बेबी बूमर्स। 1950 के बाद सारी की सारी जो भारत की पीढ़ी है, पहली दफा जब पेनिसिलिन आई, एंटीबायोटिक, उससे पहले क्या होता था, बच्चे पैदा होते थे, मर जाते थे। 4-5 में से एक बच्चा जिंदा रहता था या 2 बस। तो किसी को पता नहीं था कि पेनिसिलिन आ गई है, एंटीबायोटिक आ गई है, अस्पताल बन गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारी जो पीढ़ी है, जो मेरे दादाजी की पीढ़ी है, आपके दादाजी की पीढ़ी है, सभी के 5-5, 7-7, 8-8 बच्चे हुए। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता ही नहीं था, कॉन्ट्रासेप्टिव जानते नहीं थे, और इलाज शुरू हो गया ये उनको पता नहीं था। ये उनको नहीं पता था कि बच्चा जिएगा। उनको लगा पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा। तो चूंकि 5 में से एक बच्चा बचता था, तो उन्होंने 5 कर लिए और 5 बच गए, मेडिकल सुविधा आ गई। ये वाला जो मेडिकल सपोर्ट था, जो कि पहले अपर कम्युनिटी के पास आया, वो बाद में गाँव में गया, वो बाद में मुस्लिम लोगों में गया, क्योंकि पिछड़े लोग हैं। तो हमने देखा कि हमारे परिवारों में 2 बच्चे होने लग गए, क्योंकि हमें पता लग चुका था। हमारे पिता की पीढ़ी में, देखिए हम 1 भाई बहन है, लेकिन मेरे पिता 6 भाई बहन है, और सभी के ऐसे ही है। तो हमारे जब एक पिता वाली पीढ़ी को पता लग गया, तो उनके 2 ही बच्चे हुए, मेरे 2 ही बच्चे। तो ये मुस्लिम जो लोग हैं, उनका वो वाला जो इंफॉर्मेशन है मेडिकल हेल्प वाला, और उन तक एक्सेस ऑफ मेडिकल सपोर्ट, ये पहुंचा ही 90s में, 2000 में। तो जब तक वो नहीं पहुंचा, तो उनके 4-5 बच्चे हो रहे थे, 6 बच्चे हो रहे थे। अभी उनको पता लग गया न्यू पीढ़ी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन एक ये पुराना जुमला है कि भाई मुसलमान 4 बच्चे पैदा करते हैं। अब उसका काउंटर होना क्या था, उनके अंदर जागरूकता पैदा कर दे। अगर आप भारत के नेता हो, बिल्कुल, तो भारत के नेता होने के नाते मुसलमानों में जाइए, उनको समझाइए कि भाई 2 बच्चे बहुत होते हैं, आप इससे ज़्यादा मत कीजिए। अगर मान लो आपको लगता है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको समझाइए आप काउंटर कर रहे हैं। नहीं भाई, हिंदू भी 4 बच्चे पैदा करेगा, यानी आप फेल हो गए। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स।
ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। नेता वो थोड़े होता है जो अगर के मान लो महात्मा गांधी अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, छुआछूत के खिलाफ। अब अगर वो खुद ही छुआछूत करने लग जाए बाद में कि लोग मान नहीं रहे तो मैं खुद भी छुआछूत करूंगा। भाई नेता वो होता है जो जिस मिशन को लेकर रवाना हुआ था वो मिशन पूरा करवाता है। तो आप ये देखिएगा, हम लोग यूजीसी एक्ट की बात कर रहे थे। जो रेगुलेशन आया वो रेगुलेशन इसलिए आया कि देश भर में SC ST OBC को लगे कि प्रधानमंत्री मोदी असल में उनका रहनुमा है। प्रधानमंत्री मोदी वो सच्चा इंसान है जो उनके हितों के बारे में सोच रहा है और उसके लिए वो जनरल कम्युनिटी से दुश्मनी मोल ले रहा है। और चूंकि उनको पता है आज की डेट में कांग्रेस इतना मुस्लिम लीग बन गई कि कोई भी जनरल कम्युनिटी कांग्रेस को वोट नहीं देगी, तो वहां वो प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं कि क्या कर लेंगे। ये उनको गलतफहमी है। वो कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, जनरल कम्युनिटी थर्ड पार्टी को भी ला सकती है, कांग्रेस को भी वोट दे सकती है, क्योंकि कोई बपोती तो है नहीं बीजेपी। इन्होंने ये सोचा कि वो तो कुछ बोलेंगे नहीं और यहाँ मैसेज जाएगा, विरोध करेंगे और फिर हम चुप हो जाएंगे। जो हर चीज में बोलते हैं बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो हर चीज की क्रोनोलॉजी सिखाते हैं हमको कि हम आपको इसकी क्रोनोलॉजी बताते हैं। अब ये यहाँ पे क्रोनोलॉजी नहीं बताई उन्होंने कि किस तरह से अचानक से भारतीय जनता पार्टी कास्टिज्म में बिलीव करने लग गई है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांट रही है, डिवाइड कर रही है SC ST OBC जनरल में, किस तरह से उन्होंने जनरल कम्युनिटी को धोखा दे दिया। ये बातें अभी वो उस क्रोनोलॉजी को नहीं बता रहे क्योंकि उनको लोकल इलेक्शंस को जीतना है। DMK से लड़ने के लिए वो DMK बन गए। DMK पार्टी जो है वो बेसिकली उसका ओरिजिन है एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण, ये DMK का फंडा है। वो इसी नाम से उन्होंने अपने समर्थन जुटाए यही नारे पर, और उनके बाद जो भी तमिलनाडु के 50% 40% वोट है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। अब भाजपा ने भी इस बार ये तय किया कि कोई ब्राह्मण को टिकट नहीं देंगे। तमिलनाडु में चुनाव लड़ रही है भाजपा, उन्होंने मजबूर करा AIADMK को। AIADMK जिसकी नेता जयललिता रही है 25 साल, वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने AIADMK को मजबूर कर दिया क्योंकि AIADMK के नेताओं के खिलाफ ED के मामले चल रहे हैं। पलानी स्वामी, पनीर सेल्वम, ये लोगों को ED के वो दिखाते हैं पेपर कि चुपचाप हमारा कहना मानो। आप DMK से लड़ना चाहते हो, बी एंटी ब्राह्मण, किसी को भी टिकट नहीं दोगे। आप देखिए 200-250 टिकट एक भी नहीं दिया उन्होंने, भाजपा ने भी नहीं दिया, उनको भी नहीं देने दिया कि आप भी नहीं दोगे, हमें DMK से लड़ना है। तो ये क्या लड़ेंगे ये लोग? अगर के ये कहते हैं कि कट्टरपन जो है इस्लाम का उससे लड़ना है, तो उससे लड़ने के लिए कट्टरपन हिंदू में थोड़े चाहिए। हमारी सहिष्णुता, हमारा सह अस्तित्व, हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, अगर वो जीतेगी तब हम सनातन की जीत मानेंगे। यदि हमने भी कंपलसरी कर दिया कि जैसे वो लोग धार्मिक चिन्हों को अपने ऊपर लेके चलना उनकी कंपलसरी चीज है और आपको भी करना पड़ेगा। कल ही मेरे दोस्त ने बताया, उज्जैन के महाकाल मंदिर में अगर आपको प्रवेश करना है तो स्त्रियों को साड़ी पहनना जरूरी है। हमारे राजस्थान की एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर है गोलमा देवी, भाजपा की है। उनके पति किरोड़ीलाल मीणा बड़े फेमस आदमी है, पूरा राजस्थान क्या पूरा मीणा इंडिया का उसको लीड करते हैं। ये उज्जैन गए, गोलमा देवी को मंदिर के प्रांगण में घुसने नहीं दिया, और गोलमा देवी ने ये भी नहीं बोला कि मैं जो ड्रेस पहन के आई हूं ये ट्राइबल कम्युनिटी की ड्रेस है जो कि सनातन का एक इंपॉर्टेंट अंग है। जैसे एक मस्जिद में जाने के लिए टोपी पहनना जरूरी है, आप बिना टोपी के जा नहीं सकते, उन्होंने कहा औरत को अंदर आने के लिए साड़ी पहनना जरूरी है। और वो बेचारी घाघरा लुगड़ी पहन के गई थी, बट वो बीजेपी से बंधे हुए नेताजी चुप रहे और नहीं किया गर्भगृह में प्रवेश। मेरे रिलेटिव परसों गई,
सलवार सूट पहन के गई थी, तो कहा गया कि बिना साड़ी के आपको अंदर नहीं आने देंगे गर्भगृह में। तो उन्होंने बाहर कोई साड़ी खरीदी, साड़ी पहन ली, उनको प्रशासन ने रोक दिया कि आपके इसके नीचे पजामा दिख रहा है, पेटीकोट होना चाहिए। भाई ये कौन सी इंडियन कल्चर है, ये कौन सी इंडियन कल्चर है जहाँ पे आप ड्रेस कोड डिसाइड कर रहे हो? और पुरुषों के लिए धोती, पुरुष को अगर अंदर जाना है तो उसको धोती पहननी होगी। अगर कोई तमिल आदमी महाकाल मंदिर के दर्शन करेगा तो वो तो लुंगी पहन के आते हैं, वो उनकी ड्रेस है, उनका अंग वस्त्र में लपेट के चलना। आप कह रहे हो कि नहीं, आपको तो बंगाली साड़ी पहन के अंदर आओगे तो अंदर घुसने देंगे, राजस्थानी लुगड़ी पहन के आओगे तो यू आर नॉट इंडियन, you are not Hindu, you are not Sanatani. Like what they are doing, they are converting Hindu religion like a Abrahamic religion. जो क्रिश्चियंस के रूल हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना जरूरी है, हमारे कभी मंदिर में किसी भी तरह से जाना अलाउड था, हमारा नहीं था ऐसे कि ऐसे जाओगे ऐसे नहीं जाओगे। ये कभी भारत की कल्चर नहीं है, ये चर्च की कल्चर है, ये मस्जिद की कल्चर है। अभी आपने पढ़ा होगा शायद 4 दिन पहले, एक तरफ कह रहे हैं कि महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देंगे, कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने अधिकार दिया, हर जगह पर कह रहे हैं, हर चुनाव में 3,000 रुपया देंगे, 2,000 रुपया देंगे। अभी भाजपा ने कल तमिलनाडु का घोषणा पत्र जारी किया है, हर औरत को 3,000 रुपया देंगे। असम में किया था थोड़े दिन पहले, बंगाल में किया था, और हर जगह देंगे। कह रहे हम औरतों को एम्पावर्ड कर रहे हैं। और सबरीमाला मंदिर केस के अंदर केंद्र सरकार ये कह रही है कि सबरीमाला ट्रस्ट ये चाहता है कि मंदिर में 10 या 12 साल से लेके 50 साल तक की औरत प्रवेश ना करे, क्योंकि उनको मासिक धर्म होता है, वो अशुद्ध होती हैं। 10 साल से छोटी बच्चियां नहीं होती, 55 साल से बड़ी औरतें नहीं होती, ओनली दे कैन एंटर। जो बीच की महिलाएं, क्या वो भारत का अंग नहीं है? क्या वो सनातन नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? वो अंदर प्रवेश ना करे, वो ट्रस्ट। जस्ट देखिए, केरल वो जगह है जहाँ सबसे पहले इस्लाम पहुंचा। तो कट्टरपन का जवाब कट्टरपन से उन्होंने भी डिजाइन किया। वो कह रहे हैं कि मस्जिद में एंटर नहीं करने देंगे औरत को, तो वो कह रहे हैं मंदिर में नहीं करने देंगे। तो इसकी तोड़ क्या थी? इसकी तोड़ थी जो पहले कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कि हम ट्रिपल तलाक को रोक देंगे, हम 4 शादी को रोक देंगे, हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। अभी केंद्र सरकार कह रही है सबरी माता केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच के अंदर परसों स्टेटमेंट दिया है, हम धर्म में टांग नहीं अड़ाना चाहते। धर्म अलग चीज है, धर्म और कोर्ट अलग चीज है। और कोर्ट से कहा है आप प्लीज धर्म में टांग मत अड़ाओ, और आप औरतों को मंदिर में जाने से रोको। हाई कोर्ट ऑफ केरल ने कहा था महिलाएं जा सकती है अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत सरकार ने कहा था कि महिलाएं अंदर जा सकती है। अभी केरल में चुनाव हो रहे हैं, तो वहां के कट्टरपंथी लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ये कोर्ट से इन्होंने डील किया, और कोर्टें इनकी बात सुनती है, कोर्टें बिकी हुई हैं। ये मुद्दा कोर्ट ने क्यों इसके लिए 9 लोगों की बेंच बना दी? कोर्ट फ्री है, देश भर में 2 करोड़ केस पेंडिंग है, लेकिन ये मैटर भाजपा को फायदा देगा। केरल चुनाव में 9 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बेंच बनाई, और वो बेंच सुन रही है। और वहां केंद्र सरकार कह रही है आप ऐसी महिलाओं को जो कि मासिक धर्म जिनके आता है उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोको, और कोर्ट धर्म में टांग ना अड़ाए। भाई आप पहले कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक का कानून रोक देंगे, मुसलमान कह रहे थे कि ये हमारा धर्म है, तो आपने कहा धर्म क्या होता है? औरत का अधिकार होता है। आपने कहा था कि औरत का अधिकार इंपॉर्टेंट है, धर्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आज आप कह रहे हो कि धर्म इंपॉर्टेंट है, औरत के अधिकार की कोई वैल्यू नहीं है। ये सेम केस लागू होगा हाथों हाथ। आप देखिए, ये 9 जो मेंबर बेंच है, ये 5 चीजें सुन रही है। एक लड़की ने बोला है, केरल की लड़की नहीं, कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊंगी। तो इन्होंने जो जब ये डायलॉग बोला
कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाने से अगर धर्म को खतरा है तो धर्म को बचाओ, आस्था को बचाओ, महिलाओं को मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लड़की कह रही है मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ। वहाँ जो मुस्लिम समाज है वो कह रहा है कि मस्जिद में औरत नहीं आ सकती, यानी वो भी मस्जिद वाले जीतेंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो पहले आप भाजपा से कांग्रेस बने थे, अब आप कांग्रेस से मुस्लिम लीग की तरफ का सफर भी शुरू कर चुके हो, क्योंकि अब ये डिसीजन जब आएगा तब को मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं का भी जाना अलाउड नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। एक और चीज ये लोग ले रहे हैं इसी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मीडिया का भी इस बात को ला नहीं रही है। पारसी महिलाएं अगर के वो किसी गैर पारसी से शादी कर ले, जैसे हिंदू से, तो पारसी महिलाएं उनका जो अग्नि मंदिर है पारसियों का, उस मंदिर में प्रवेश करने से रोक दी जाए। आप पारसी हैं, मैं मान लीजिए महिला हूं, पारसी हूं, मैंने किसी हिंदू से शादी कर ली, ओनली बिकॉज ऑफ दिस आई विल नॉट अलाउ टू एंटर इन माई फेथ ऑफ टेम्पल। जहां मेरी श्रद्धा है जिस भगवान में, अग्नि के अंदर, पारसियों की श्रद्धा अग्नि में, प्रकृति पूजक लोग हैं, तो जो इनका अग्नि मंदिर है मे बी समवेयर एट गुजरात और महाराष्ट्र, उस मंदिर में एंट्री नहीं मिले उन महिलाओं को। यानी महिलाओं के अधिकारों को कुचलने के लिए 9 सदस्यीय बेंच सुप्रीम कोर्ट की उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट के माध्यम, कोर्ट को कैसे यूज कर रहे हैं, ऐसे ही यूजीसी में किया इन्होंने। यूजीसी में पहले मैसेज दिया, अब बोला है कि इसको एक बार स्टे कर दो, हमारा काम हो चुका, हम बोले नहीं। अब ये कह देंगे कि हम तो देखो लागू कर रहे थे, क्योंकि इनको करना ही नहीं था, हम तो लागू कर रहे थे, हमें लागू कर दिया, कोर्ट ने रोक दिया, भाई हम क्या करें। तो यहाँ पर ये है कि जनरल कम्युनिटी को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा किया। अब और देखिए, अब ओबीसी नाराज हो गए कि तुमने जो है कोर्ट का ढंग से विरोध नहीं किया। तो परसों इन्होंने क्या किया कि यूजीसी के सेक्रेटरी प्रोफेसर मनीष जोशी को सेक्रेटरी पद से हटा दिया और एक पोस्ट निकाली है कि ये आदमी के वहां रहने से ओबीसी और एससी एसटी की रक्षा नहीं हो पा रही थी, तो सेक्रेटरी को हटा दिया इन्होंने। इनका आरएसएस का वर्कर था, परसों ही, ओनली 2 days बिफोर। यानी ये जो पॉलिटिक्स है मैसेज देने की, वो जारी है, चल रही है, और जब तक लोग इस मैसेज के झांसे में आते रहेंगे, इनको चुनते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी नेता हैं या ब्रांड है? क्योंकि जिस ढंग से उनको पोच किया जा रहा है, उनको ब्रांड बनाने की कोशिश है, और वो ब्रांड बनी भी है। क्योंकि जब किसी एक चीज़ को आप बार बार दिखाते हैं, बार बार आप उन्हें लोगों के सामने लाते हैं, उनकी एक हीरोइक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो ग्रेजुअली वो ब्रांड बन जाता है। तो नो डाउट कि ही इज़ नॉट ए लीडर, ही इज़ ए ब्रांड फॉर बीजेपी। ओके, 2029 में आपको लगता है बीजेपी सरकार आएगी या कोई और? देखिए, अभी तो 3 बरस हैं, इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार ना आए, लेकिन दुख की बात यह है कि सामने जो प्रतिपक्ष है वो भी थोड़ा अजीब सा है। वो ऐसा नहीं है जो भारत के हित में हो, और वो मुझे ज़्यादा अहितकारी नज़र आ रहा है। अब कारण की बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 15 वर्षों में, 29 की बात करूँ तो 15 वर्षों में जी, जो विश्वास लेकर के आए थे कि भारत को बदल दूंगा, भारत को एक अलग डायरेक्शन में लेके चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में देखिए बार बार बदलाव आना चाहिए। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति है जॉर्ज वाशिंगटन, पहले राष्ट्रपति। उन्होंने अमेरिका को ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी दिलाई। जब उनके 4 साल पूरे हुए तो उनको उनके समर्थकों ने कहा कि अरे आपने आज़ादी दिलाई है, आपके लिए तो पूरा आपकी लाइफ राष्ट्रपति पद के रूप में रहनी चाहिए। उन्होंने कहा अरे हमने राजाओं से लड़ाई लड़ी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी है, और हमने कहा डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर द गवर्नेंस। अगर आज मैं खुद रिपीट करता हूँ दोबारा, तो क्या मैसेज आएगा लोगों में? तो मैं किसी सूरत में दोबारा से नहीं बनूंगा। और ईमानदारी से जब वो राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपने कुल्हाड़े, अपनी परात, पहले किसान थे
वो जो उनका मटेरियल था, जो वो किसानी का जो टूल होता है, वो टूल उन्होंने कहीं अंदर रखा हुआ था। 4 साल के बाद में अपना टूल उठा करके और कार्य करने लगे। पैदल निकल गए और बची हुई लाइफ उन्होंने एज ए किसान निकाली। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि झोला लेके निकल जाऊंगा। अगर आप ये कहते हो कि भाई एक बार कोई अंदर घुस जाए तो जब तक वो हारेगा नहीं, हटेगा नहीं। तो ये तो कांग्रेस कर रही थी, नेहरू जी कर रहे थे, अंतिम दम तक बैठे रहे। इंदिरा गांधी अंतिम दम तक बैठी रही, गोली पड़ गई जब तक नहीं हटे। तो ये बदलाव वाली पार्टी थी बीजेपी। होना क्या चाहिए, 5 साल या मैक्स टू मैक्स 10 नया नेता आना चाहिए। अगर भाजपा जीतती भी है तो मोदी सरकार नहीं होनी चाहिए, कुछ और सरकार आनी चाहिए, लोग बदलने चाहिए, लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, पुराने लोग हटने चाहिए, नए लोग आने चाहिए, तभी तो साफ पानी बहेगा। आप सोचिएगा अगर ठहराव आ गया तो बदबू आएगी, तो ठहराव की बदबू आने लग गई है। ओके, अब मैं बात करूं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी की और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो इनकी सोच में क्या अंतर है, आपको क्या लगता है? देखिए, यूपी के जो सीएम है, मैं समझता हूँ कि जब 25 बरस के थे तब से राजनीति में, तो शायद उनके पास राजनीतिक परिपक्वता और एक ऐसी सोच पैदा हुई हो जिसमें वो लीडर बनना चाहते हैं। क्योंकि आप 25 बरस के हो, आज वो 55 साल के होंगे शायद, 30 सालों से सांसद रहे या सीएम रहे। राजस्थान के जो सीएम है, इनका कभी कोई ड्रीम नहीं था लीडर बनने का। ये एक पर्दे के पीछे वाले खिलाड़ी थे। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा कमजोर, अक्षम पपेट चाहिए था जो सिर्फ इतना इंश्योर कर दे कि वसुंधरा राजे हट गई। और जो दिल्ली से मैसेज जाएगा, दिल्ली का एक आईएएस मैसेज भेजेगा राजस्थान के आईएएस को, ये काम कर दो, और वो भजनलाल के पास फाइल जाएगी, भजनलाल साइन कर देगा। तो यहाँ पर अभी लीडरशिप का बड़ा डिफरेंस है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कभी नेता नहीं रहा, नेता नहीं है आज भी। उसको एक इम्प्लीमेंट एजेंसी के तौर पे बैठाया गया है। जैसे भूपेंद्र पटेल को गुजरात में बैठाया गया है, जैसे नायब सैनी को बैठाए गए। लोग कहते हैं कि राजस्थान के बारे में कि राजस्थान अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र से मैसेज आता है और भजनलाल इज एक्टिंग एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्र का नुमाइंदा, राजस्थान का नुमाइंदा नहीं है। योगी के बारे में डिफरेंट इमेज है। योगी को काफ़ी यूपी के लोग पसंद करते हैं, भले उनकी नीतियों से मैं पर्सनली नाराज हूँ। उनके जो बुलडोजर नीति है कि जहाँ पर बिना कानून का सहारा लिए किसी का घर तोड़ देते हैं, जबकि वो अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ कि वो एक्यूज है क्या, अपराधी है क्या, तो निश्चित तौर पे ऐसी निरंकुशता भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन योगी को लीडर मानने वाले 25-50% यूपी के लोग हैं, और योगी जो है वो ऐसा पोज भी करते हैं कि वो आने वाले समय पे देश को भी लीडरशिप दे सकते हैं। अभी भजनलाल जी की शुरुआत है, तो भविष्य में पता लगेगा। ओके, अभी पार्लियामेंट में राघव चड्ढा जी को सस्पेंड कर दिया था, उसमें आप क्या कहेंगे? और आप मतलब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि वो लोग उसमें कमेंट आते हैं कि आप तो नेक्स्ट पीएम देखना चाहते हैं राघव चड्ढा जी को। देखिए, राघव चड्ढा जो है वो एक सेल्फ प्रपोज्ड लीडर है। कोई तरीके से वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए और उनके पास फंडिंग है, तो वो अपनी खुद की ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जहाँ तक मुझे नज़र आता है बीजेपी ने लॉन्च किया है। बीजेपी ने 2 काम किए। बीजेपी ने केजरीवाल को लॉन्च किया, रीलॉन्च। केजरीवाल जिसको वो कल तक शराब घोटाले का अपराधी बता रहे थे, उसको उन्होंने, ये पॉलिटिक्स में क्या लोगों को समझ में नहीं आती, पब्लिक बहकाव में आती है, इन्होंने उसको आज़ादी दिला दी केजरीवाल को, और केजरीवाल पर से सारे आरोप खत्म हो गए, और ये भी कह दिया कि हम अगली कोर्ट में जा रहे हैं। तो केजरीवाल नाउ गुजरात में पॉलिटिक्स कर सकता है। इनको गुजरात में अपनी सरकार बचानी है, और जनता वहाँ पर आधी आधी है, आधी बीजेपी आधी कांग्रेस। वहाँ पे एक थर्ड पार्टी अगर नहीं गई, और थर्ड पार्टी ने जाकर के वहाँ पर शोर नहीं मचाया और ये नहीं कहा कि आई एम द रियल लीडर,
और 10% वोट नहीं चुराए तो कांग्रेस आ जाएगी। तो इन्होंने वहाँ से फ्री किया है, पहले दिल्ली जीत लिया, अब दिल्ली के अंदर नकेल कसने के लिए राघव चड्ढा पैदा कर दिया और इनको आज़ाद भी कर दिया, इनको साफ भी कर दिया कि तुम क्लीन हो, जाओ गुजरात। ये गुजरात में पॉलिटिक्स करेंगे, वहाँ जाके मोदी को गाली बकेंगे, ये जनता को कंफ्यूज करेंगे। जो जनता अभी सोच रही है कि मोदी से नाराज हैं हम और हम मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे, वो लोग कंफ्यूज होंगे। खिलाफ किसको? 35% कांग्रेस को डाल देंगे, 15% आम आदमी पार्टी को, और वो 50 से फिर जीत जाएंगे। दिस इज बिग गेम। तो राघव चड्ढा का उभरना और केजरीवाल का जेल से छूट जाना, ये सब बीजेपी के अलग अलग एजेंडा है। ओके, बट मैं काफ़ी उनके स्पीच सुनी, तो वो जो मुद्दे उठाते हैं वो ना समाज के उठाते हैं, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं सही लगते हैं। देखिए, राघव चड्ढा के मुद्दे ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास के मुद्दे हैं, और दिल्ली का जो मतदाता है वो अपर मिडिल क्लास का है। तो वो बिकॉज दिल्ली में केजरीवाल के सामने उनको एक लीडर खड़ा करना है बीजेपी को, तो उन्हीं एरियाज को उन्हें अलाउ किया होगा बोलने के लिए, जो एरियाज दिल्ली के मतदाताओं को अपील करते हैं। ये जो रिजर्वेशन है यह खत्म होना चाहिए या ऐसे चलना चाहिए? देखिए, अब रिजर्वेशन के खिलाफ बोलना तो ऐसे खतरनाक चीज़ है, और आप पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं मुझसे। जो कमज़ोर वर्ग है, निश्चित तौर पर वो 47 में भी कमज़ोर थे, आज भी कमज़ोर है। तो ये तो मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ कि जो दलितों को या कमज़ोर लोगों को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने दवाई बनाई, यानी कि आप बीमार हो, बीमार को दवा देते हैं, पता लगा भारत की बड़ी आबादी बीमार है, तो उसको सही करना पड़ेगा। तो उसको सही करने की जो दवाई बनाई, जिसका नाम रखा आरक्षण, वो दवाई इतनी कारगर नहीं है कि उस बीमारी का खात्मा हुआ हो। आज भी दलित दलित है, आदिवासी आदिवासी है, मुट्ठी भर दलित और आदिवासी परिवारों को इसका लाभ मिला है। तो ये 100% सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन कोई दूसरा सॉल्यूशन जब तक आप नहीं ढूंढ के सामने पेश करेंगे, तो दलितों को और आदिवासियों को लगेगा कि हमारी अनदेखी की जा रही है। तो उनको ऐसा ना लगे, इसलिए तब तक कि कोई बेटर फॉर्मूला ना आए, आरक्षण तो बना रहेगा। आप इससे बेहतर कोई अगर प्रपोजल लेके आता है कि आप इससे बेहतर काम करके दिखा देंगे और सच में दलितों को ऊपर उठा देंगे, ऐसा कोई फार्मूला है, तब ये फार्मूला फेल होगा। आज की हम बात करें कि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है अमीर होता जाता है। अगर आपको मैं एज ए पीएम देखता हूँ, तो आपकी क्या सोच होगी? देखिए, आप भारत को 10वीं शताब्दी से पहले वाले भारत के तौर पर एक बार देखिए जी। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने भी यही कहा था कि हम भारत के पुराने गौरव को लौटा के लाएंगे। तो 10वीं शताब्दी से पहले जो भारत है, वो भारत में एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्राइजिंग लोग हैं। आप पुराने पुराणों को पढ़िए, पुराने आप ऐसे नाटकों को, उपन्यासों को पढ़िए जो पहली शताब्दी से और 10वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए। उस समय पे भारत का जीडीपी में जो शेयर था, इन वर्ल्ड जीडीपी में, इट वाज 28%। वर्ल्ड में 100 रुपया सब मिलके कमाते हैं, भारत 28 रुपया कमाता है। आजकल अभी 4 है। आप सोचिए, हमारी आबादी थी 15% और हमारी इनकम थी 28%, इसलिए हमको कहते थे सोने की चिड़िया। अभी हमारी आबादी है 17% और हमारी कमाई है 4। 17 में 4 कमा रहे हैं, इसलिए कहते हैं गरीब मुल्क। वो टाइम पर क्या था, कैसा भारत था, इसको देखना होगा जी। तो वो टाइम पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते थे, बिजनेस को प्रमोट करते थे, कुटीर उद्योगों को प्रमोट करते थे। और ये प्रथा जो इस्लामिक शासन आया, मुगलियन शासन आया, तब भी चलती रही। इसीलिए 15वीं शताब्दी तक भी भारत का जो जीडीपी शेयर है वो 28% बना हुआ है, कमजोर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के माल को बेचना था, तो उन्होंने भारत के कुटीर उद्योग की कमर को तोड़ दिया। उन्होंने भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को ख़त्म कर दिया। उन्होंने भारत के अंदर जो भारत की ताकत थी कि हर एक इंसान उत्पादन कर रहा था, उस फार्मूले को ख़त्म कर दिया और अपने मुल्क को उन्होंने अमीर बना लिया।
उन्होंने भारत से उस समय पर इतना रुपया लूटा। आज भी आप जाएंगे लंदन में तो लंदन के अंदर बिजली के खंभों पर भी ऐसी कार्विंग हो रही है, खंभे के ऊपर ऐसे शानदार कांसे के खंभे जो भारत से लूटा हुआ धन ले गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या वो वाला जो एरा था उस समय पे, भारत का जो जमीन है वो खत्म हो गई। अब आज़ादी के बाद में होना ये था कि वापस से शुरू करते कुटीर उद्योगों को, मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को। आज आप देखिए पूरा भारत बेरोजगार बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री भी खुश हैं भाई, क्रिकेट देख रहे हैं लोग, रील देख रहे हैं, कोई टिकटॉक देख रहे हैं, या सट्टे की कोई गेम आते हैं वो उनमें इन्वॉल्व है। हम उत्पादन कहाँ कर रहे हैं? हमारी पीढ़ियाँ उत्पादन कहाँ कर रही है? पैदा कहाँ पे कर रही है? काम कहाँ पे कर रही है? तो जब आप पैदा नहीं कर रहे, जब आप काम नहीं कर रहे, तो आपके पास सुविधाओं की कमी रहेगी, आप गरीब मुल्क रहेंगे। तो भारत को अगर आपको अमीर बनाना है, जो ये खाई जो है अमीर गरीब वाली, इसको कम करना है आपको, तो देखिए आपको एक तो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लाना पड़ेगा। और ये भी दुख की बात है कि केवल 2 ही लोगों को अमीर बनाना है। जब आप कह रहे हैं कि अमीर अमीर हो रहे हैं, तो कहाँ हो रहे हैं? 2 ही तो लोग तो अमीर हो रहे हैं, बाकी लोग तो अमीर नहीं हो रहे। बाकियों की संपत्ति गिर रही है। जो बाकी आप देखेंगे ना कि भाई बिरला कहाँ पर है, तो आपको लगेगा कि ग्राफ यूं गया है, बिरला यूं नहीं जा रहा। 2 ही जने हैं जो यूं चल रहे हैं। तो ये बैड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सर, आप अभी जो माहौल देख रहे हैं, हमारे विश्व में युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका में, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है? इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो अमेरिका की जो हथियार लॉबी है, हथियार लॉबी की प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर युद्ध नहीं होता तो वो जो बनाते हैं सामान वो खत्म नहीं होता। ख़त्म नहीं होता और वो स्टॉक में पड़ा हुआ है तो क्या करें। तो हमेशा से अमेरिका में वो लॉबी नए राष्ट्रपति को फंड करती है चुनाव से पहले। हम आपके यदि चुनाव खर्चे 5,000 करोड़ रुपया, अमेरिका में आमतौर पे 5,000 करोड़ रुपया लगता है चुनाव में, तो ये लॉबी कहती है कि 2,000 करोड़ रुपया हम देते हैं। ये लोग अगर बन गए तो युद्ध करवाना। दोनों पार्टियां, 2 पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों को फंड देके रखती है और दबाव डालती है। अब जॉर्ज बुश आता है तो भी अटैक करता है, और ओबामा आता है तो भी अटैक करता है। आपको याद है ये लादेन को मार रहे थे, तालिबान को मार रहे थे, सद्दाम को मार रहे थे, गद्दाफी को मार रहे थे। तो ये तो उनकी प्रथा है कि अटैक करो। अब इधर क्या है कि बहाना ढूंढना होता है किसको मारे। तो नो डाउट कि पिछले सालों में आपने देखा है कि ईरान के अंदर जो पर्शियन कम्युनिटी है, ईरान के अंदर जो बहुत कट्टरपंथी मुस्लिम लोग नहीं है, आम मुसलमान हैं, वो इस बात से परेशान थे कि जो खुमनेई का शासन है वो काफ़ी कट्टरपन वाला शासन था, ख़ासतौर से महिलाओं की आज़ादी के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो वो चाहते थे कि बदलाव आना चाहिए। तो उनकी जो नैतिकता है उसको इन्होंने यूज़ किया। इधर इजराइल पे आपको ध्यान है कि 2 साल पहले इजराइल पर अटैक हुआ जी। और हिजबुल्लाह ने उनके लोगों को उठा लिया, अगवा कर लिया, और आज तक भी नहीं छोड़ा है। कितने लोग जिंदा हैं जो उनकी गिरफ्त में है। तो इजराइल को ये था कि पुराना एजेंडा भी है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, और वो इस लड़ाई को हमेशा मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इजराइल का आप देखिए कि पूरा एजेंडा सही गया है सफलतापूर्वक। उन्होंने हिजबुल्लाह को नष्ट किया है, उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस के लेबनान और सीरिया को काफ़ी कमज़ोर किया है, और अभी जो बचा हुआ खतरा था ईरान से उसको भी वीक तो किया है। मीडिया वाले कुछ भी कहे कि ईरान जीत गया, ईरान ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर यह है कि इजराइल का एजेंडा तो बिल्कुल सक्सेसफुली हुआ है, और जो हथियारों की लॉबी थी जो ट्रम्प को जिता के लाई थी, उनका एजेंडा भी पूरा सफल हुआ है। खुमनी मारा भी गया है। हाँ, लेकिन जो अमेरिका का मेन एजेंडा था कि रिजीम को बदल देंगे, उससे वो नाकामयाब रहे। और निश्चित तौर पर रिजीम बदलना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि उनका जो पेनिट्रेशन है 50 साल पुराना है इस रिजीम का। और जिस तरह से मैंने बताया था कि भारत के अंदर जैसे जातिवाद घुस गई है, ब्यूरोक्रेसी घुस गई है, इसको निकालना कितना मुश्किल है। ऐसे उनकी जो कट्टर गवर्नमेंट है वो भी इसी तरह से तहसील और गांव तक पहुंच चुकी है, उनका कब्जा है, उसको हराना मुश्किल है।
रिजीम को बदलना मुश्किल है। तो अमेरिका का ये तो सफल नहीं हो पाया एजेंडा रिजीम बदलने का। बाकी उनके दोनों एजेंडा जो थे, हथियार लॉबी खुश है और इजराइल खुश है, वो उनको सफलता मिली है। ओके, अभी अपने देश में भी भारत की बात करें कि गैस का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। अब देखिए, बात ये है कि वैसे भारत को ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे भी काम करना चाहिए। ऐसी जो ये कन्वेंशनल एनर्जी है, इससे कोशिश करनी चाहिए शेयर को कम करें, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था इस पर। हम लोग एलपीजी पे बेस्ड थे और भारत के पास 50% जो खुद की ज़रूरत है उसका उत्पादन तो हम खुद करते हैं। हमारे पास बॉम्बे हाई में गैस बनती है, आसाम से पैदा होती है, यहाँ पे बाड़मेर से होती है, लेकिन 50% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से हमें डॉलर देने पड़ते हैं, हमारी भारत की जो इकोनॉमी से इम्पैक्ट आता है। तो 50% जो माल बाहर से आना था, वो उसकी जो सप्लाई चेन है, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट से माल आता है तो वहाँ दिक्कत आई है। तो एक बह पैदा हो गया कि भाई ये इस तरह से होगा। और आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जो है, उन्होंने पहले वादे किए थे कि पेट्रोल को सस्ता कर देंगे। रियल वैल्यू, अगर पेट्रोल कच्चा तेल दुनिया में कम तो हम भी कम कर देंगे, लेकिन इन्होंने बाद में ऐसा किया नहीं। रेट वो की वही बनी हुई है, हाँ बढ़ाई नहीं बट वो की वो बनी हुई है। तो दुनिया भर में रेट जब गिरती है तो ग्राहकों को वो सामान सस्ता भी मिलना चाहिए। महंगी होती तो महंगा दे देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि एक बार बढ़ जाती है तो नीचे नहीं करते। एलपीजी का जो ये खतरा था, ये एक वैसे ज़्यादातर दिखावी खतरा था, आम जनता जल्दी डर जाती है और इतना बड़ा संकट नहीं था। लेकिन भारत सरकार को फ्यूचर के लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज पे काम करना चाहिए। वैसे काफ़ी बात चली है इन दिनों कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन खरीदा जाए, लेकिन आगे जाके जो बिजली पैदा हो रही है, फिर उसके भी जो सोर्स हैं उन पे इम्पैक्ट आएगा। तो ऊर्जा हमेशा एक चुनौती है देश के लिए। सस्ती ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल, भारत को इस पे काफ़ी काम करना चाहिए। ओके, जो यूथ आपको सुन रहा है, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए आप लास्ट में से क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, और काफ़ी ऐसी बातें जो दिल के अंदर होती हैं और कभी उजागर नहीं कर सका, वो आपसे बातचीत के दौरान चीज़ें सामने आई। तो मैं आपका धन्यभागी हूँ सर, और आई फील प्लीज्ड दैट यू हैव गिवन योर टाइम, योर एनर्जी, योर रिसोर्सेज फॉर मेकिंग दिस पॉडकास्ट, रिकॉर्ड इट, एंड आई बिलीव आप इसको अच्छा एडिट करके रिलीज भी करेंगे तो काफ़ी आपकी एनर्जी और लगेगी, क्योंकि ये 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। और देखिए, हमें लगातार काम करना है, हमें लगातार मेहनत करनी है, भारत को बेहतर बनाना है। भारत की जो संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपदा या दूसरी जो भी संपदाएं हैं, उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी योग्य सुरक्षित रहे। अगर हम पूरी गंगा नदी का पानी पी जाएंगे, हम ही पी जाएंगे कि हमें पानी पीना है, तो हमारे बच्चों को तो गंगा नदी मिलेगी नहीं। यदि हम पर्वतों को काट के हम खा जाएंगे तो मेरे पोते पोतियों को तो पर्वत दिखेगा ही नहीं। तो संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना है कि हम उपयोग में भी ले लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एज इट इज़ बचा हुआ रहे, बना हुआ रहे। तो मेरा मैसेज है, सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स को कम से कम यूज करो और खुद मेहनत करो, काम करो, ताकि देश मजबूत हो, परिवार मजबूत हो, मानवता सुदृढ़ हो। थैंक यू सो मच सर, इतनी चर्चा करने के लिए, इतनी बातचीत करने के लिए। और आई थिंक ये सब पॉडकास्ट बहुत सबको आनंद आ। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।